तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार आपके सामने हूँ। अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ किस्से, कहानियाँ, कुछ अनसुने, कुछ ना सुने, आपके सामने अपनी चैनल बलजीत परमार फॉर यू को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा आलमजेब का। अमीरज़ादा, आलमजेब, दो वो आदमी पठान गैंग के जिन्हों का एक ज़माने में सिक्का चलता था। अमीरज़ादा और आलमजेब की दोस्ती ऐसी थी कि बहुत से लोग अक्सर उनको भाई समझ बैठते थे कि दोनों सगे भाई हैं, लेकिन वो एक किस्म से कज़न कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो अमीरज़ादा का बाप था नवाब खान पठान, उसकी और आलमजेब के पिता जंगरेब खान की काफ़ी दोस्ती थी। दोनों पठान थे, बचपन से साथ में रहे और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते थे। बहुत सालों से काम भी साथ में करते थे, छोटा काम हो या बड़ा हो। तो इनकी जैसे क्राइम की दुनिया में रंगा बिल्ला की जोड़ी मशहूर है, बंटी बबली की जोड़ी मशहूर है, उसी तरह इनकी अमीरज़ादा और आलमजेब की जो जोड़ी है ये काफ़ी फेमस रही है अपने ज़माने में। भले कम साल रही, लेकिन नाम बहुत इन लोगों का हुआ, क्योंकि जिन्होंने कुछ काम ही ऐसे किए कि जिनका आने वाले समय में मुंबई के अंडरवर्ल्ड पे काफ़ी असर पड़ा। तो दोस्तों, बात करेंगे उस ज़माने की 1980s के शुरू होने की, जब पठान गैंग में करीम लाला का कोई भी नज़दीकी मेल रिश्तेदार अंडरवर्ल्ड की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था। करीम लाला का अपना कोई बेटा नहीं था। उनकी दो बेटियां थीं, उनके जो आगे बच्चे थे वो बहुत छोटे थे, और जो उनके दामाद थे उनका कोई अंडरवर्ल्ड से लेना देना नहीं था। लेकिन उनके भाई के बेटे थे, लेकिन उनमें से भी किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था अंडरवर्ल्ड से जुड़ी गतिविधियों से। कुछ सालों के बाद समद खान आया, लेकिन शुरुआती दिनों में किसी का कोई लेना देना नहीं था। तो बात करेंगे 1980 में, जब पठान गैंग में ये दो यंगस्टर्स अमीरज़ादा, आलमजेब, इन्होंने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। उधर दाऊद और उसके भाई वो अपने इलाके में कुछ काम करते थे, इलाके में दादागिरी करनी जैसे यंगस्टर्स करते हैं, कोई लूट मार करनी, जो उस ज़माने में जो शुरुआती क्राइम के जो हथकंडे होते हैं वो अपनाए जा रहे थे। हुआ ऐसे कि 81 के 80-81 के दरमियान एक राशिद अरबा करके बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हुआ करता था अंडरवर्ल्ड में। अपने ज़माने का बहुत बड़ा स्मगलर गिना जाता था। हाजी मस्तान का गुरु भी कहते थे उसको। और वो काफ़ी पहुँच वाला, उसका नाम भी था, रुतबा भी था, पैसा भी था। तो ये यंगस्टर्स को, दोनों को, अमीरज़ादा और आलमजेब को एक सूझी, इनको एक शरारत के क्यों ना इस जो अभी रिटायर्ड स्मगलर है इसके कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई इसको आगे पीछे देखने वाला नहीं है, तो चलो इसको किडनैप किया जाए और इससे फरौती की जाए। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने एक दिन अचानक राशिद अरबा को जाके उसके अड्डे से उसको किडनैप कर लिया। किडनैप करके उसको कहीं अपने एक छुपी हुई जगह पे उसको रखा, और उससे बड़े लेवल पे कोई तोड़ पानी की कि इतने लाख हमें दो तो हम आपको छोड़ेंगे, क्योंकि राशिद अरबा ने इसकी कंप्लेंट कभी पुलिस को की नहीं, इसलिए जो अंदर की राशि थी, अमाउंट था, वो कभी सामने नहीं आया। तो इन्होंने काफ़ी थोड़ी बदतमीजी भी की राशिद अरबा के साथ, जो बुज़ुर्ग आदमी के साथ नहीं करनी चाहिए थी। तो उस आदमी ने एक प्रॉमिस करके एक टाइम लिया कि मेरी एक राशिद अरबा की ज़ुबान है कि मैं जो पैसा आप मेरे से मांग रहे हो मैं इतने दिन में आपको आपकी जगह पे पहुंचा दूंगा और मुझे आप छोड़ दीजिए, मैंने आपकी बात मान ली। तो अरबा को इन्होंने उस पर यकीन करते हुए छोड़ दिया। वो बुज़ुर्ग भी था और इनको नहीं मालूम था कि उसको छोड़ना इनकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत भारी पड़ेगा। तो वो अरबा इनसे छूटने के बाद सीधा दाऊद भाइयों के पास चला गया कि ऐसे ऐसे इन पठान लोगों ने मेरे साथ किया है और आप मुझे बचाइए। और उनको भी एक आदमी चाहिए था पुराना पैसे वाला, जिनको उसकी फाइनेंशियली मदद मिल सकती। तो इसको मालूम नहीं था अमीरज़ादा को, आलमजेब को, कि
राशिद अरबा दाऊद की प्रोटेक्शन में पहुंच गया है। कुछ दिनों के बाद जब वो जो प्रॉमिस किया था, जो दिनों का पैसा आना था, नहीं आया, तो ये लोग राशिद अरबा को ढूंढने निकले अपनी गाड़ी लेके, अपने आदमी साथ में लेके, आलमजेब और अमीरजादा दोनों। तो काफ़ी ढूंढ करते करते अचानक इनका आमना सामना एक ऐसी गाड़ी में हो गया जिस गाड़ी में सामने दाऊद और राशिद अरबा बैठे थे। तो इनकी घंटी बजी कि ये तो जिसको हमने किडनैप किया था, पैसा मांगा था, वो तो दाऊद की गाड़ी में बैठा है। तो वहाँ से अंदर खाते पठान गैंग की और दाऊद गैंग की दुश्मनी शुरू होती है। जब इनको लगा कि हमारा जो बकरा था, हमारा जो मुर्गा था, वो तो दाऊद की शरण में चला गया, तो वहाँ से जो दुश्मनी शुरू हुई वो पठान गैंग की करीम लाला की दुश्मनी नहीं थी, वो अमीरजादा और आलमगीर की दुश्मनी दाऊद और उसके भाइयों से पड़ी। तभी इतने बड़े गैंग नहीं थे किसी के। तो उसके बाद इनकी जो दुश्मनी बढ़ती गई, छोटी छोटी बातें बड़ी बातों में फैलती गई। जो नवाब खान था अमीरजादा का बाप, वो कुछ थोड़ा शरारती किस्म का आदमी था। उसके दिमाग में ये था कि करीम लाला का तो कोई आगे चलाने वाला नहीं, अंडरवर्ल्ड में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों ना हो कि जो मेरे बेटे हैं वो अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम कमाएं और वो आगे आएँ। तो वो हमेशा ऐसी बातें करीम लाला के पास, करीम लाला के भाई रहीम खान के पास अक्सर करता रहता था कि दाऊद और उसके भाई जो हैं वो पठानों को गालियाँ देते हैं और हमारी इज्जत के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है। उसके बाद मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि इन छोटे छोटे झगड़ों के बाद करीम लाला के डोंगरी वाले ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पे एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, उनके भाई, ये सब लोग आए वहाँ पे, और ये फैसला हुआ कि आप गाली गलौज मत कीजिए। तो दाऊद ने इनको कहा कि देखिए, ये हमने कभी किसी पठान को गाली नहीं दी, ये नवाब खान गलत बात कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो पीर हैं हमारी फैमिली के, जिनको पीर जी को हम मानते हैं, वो पीर पठान हैं। तो जो हमारे गुरु हैं, हमारे पीर हैं, वो पठान हैं, तो पठानों को कैसे गाली दे सकते हैं? तो वो उनकी बात भी सही थी। तब तक करीम लाला गैंग और दाऊद गैंग का कोई झगड़ा नहीं था। ये झगड़ा सिर्फ शुरू हुआ नवाब खान के बहकाने के बाद, और वहाँ से वो मीटिंग ख़त्म होती है तो ये लड़के लोगों के झगड़े बढ़ने लगते हैं, और वो इतने बढ़ते हैं कि 1981 के एक दिन अमीरजादा, आलमजेब, मनिया सुरवे और एक सदीकी इनके साथ था, उसको इन्होंने लोगों ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शबीर अहमद को, शबीर कास्कर को प्रभा देवी पंप पे 5 गोलियां मार के उसकी हत्या की। तो ये पहला इंसिडेंट था करीम खान के गैंग का और दाऊद के गैंग की, जब आमने सामने से सीधी लड़ाई का बिगल बजा। वो इस हरकत से बजा। इसको पीछा करते करते वो लोग मोहम्मद अली, जो हाजी अली से करते करते वो प्रभा देवी जो मंदिर है वहाँ तक आए। प्रभा देवी के सामने पेट्रोल पंप था, वहाँ जहाँ पे शबीर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा था, तो वहाँ से उसको घेर के उसको मौका नहीं मिला कुछ करने का, उसके ऊपर अटैक किया। और ये समझे कि इसके पहले के बाकी दाऊद भाइयों को खबर मिले इस हादसे की, उसके पहले पहले उनके ऊपर अटैक किया जाए। तो वो सब के सब अपनी गाड़ी में शबीर को मारने के बाद वो दाऊद के घर पे आए, और वहाँ पे आके अंदर उन्होंने गोलियाँ चलानी शुरू की। लेकिन वहाँ खालिद पहलवान और दूसरे लोग थे, वो पहले से सतर्क हो चुके थे। इनकी गाड़ी आने के पहले उन्होंने गेट बंद कर लिया और अंदर से जवाबी फायरिंग की, काफ़ी गोलियाँ चली और उसमें कुछ लोग इंजर्ड भी हुए। तो ये करते करते इनकी दुश्मनी बढ़ती गई। उसके बाद एक केस में दाऊद इब्राहिम की जमानत हुई थी नागपड़ा पुलिस स्टेशन में, लेकिन हफ्ते में एक बार जज ने उनकी हाजिरी लगवाने के लिए बोला था। तो इनको लगा कि अभी शबीर के बाद अगर अपनी जान बचानी है, क्योंकि दाऊद तो बदला लेगा, तो इन्होंने दाऊद को मारने की प्लानिंग बनाई। नागपड़ा पुलिस स्टेशन के सामने एक बिल्डिंग की खिड़की थी, वहाँ अमीरजादा एक दिन अपना निशाना लगा के बैठ गया कि जैसे ही दाऊद हाजिरी लगा के बाहर निकलेगा तो मैं इसको मारूंगा।
और वही हुआ, जैसे दाऊद बाहर निकला इसने गोली चलाई, दाऊद के थाई में एक गोली लगी, लेकिन इसके पहले कि दूसरी गोली लगती खालिद पहलवान ने आगे आके वो अटैक को रोका, दाऊद को बचाया और अमीर ज़ादा का काफ़ी दूर तक पीछा किया जो गोली चला के भागा, खैर इनके हाथ नहीं आया। तो ये दो इंसिडेंट इतने बड़े हो गए दाऊद गैंग के खिलाफ, तो दुश्मनी आगे बढ़नी थी। फिर मारा मारी का सिलसिला शुरू होता है और करते करते ये दाऊद के ऊपर अटैक करने के बाद, पहले शबीर को मारने के बाद, एक लंबे समय तक अमीरज़ादा और आलमज़ेब ये दोनों अंडरग्राउंड रहे। अब अंडरग्राउंड रहने से इनकी आमदन बंद हो गई, जो इनके एक्सटॉर्शन रैकेट चलते थे वो बंद हो गए, जो कुछ हफ्ता का पैसा आता था वो बंद हो गया। तो अब जब कुछ साल 1.5 साल आप ऑन द रन हो, भाग रहे हो, तो पैसा आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो 1982 में ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। दिलीप कुमार की एक फिल्म रिलीज़ हुई शक्ति, और शक्ति फिल्म में दिलीप कुमार जो थे वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर बने हुए हैं। उनका बेटा अमिताभ बच्चन था शायद, अगर मैंने फिल्म देखता नहीं तो मुझे याद आ रहा है कुछ, क्योंकि मैंने ये केस कवर किया था। तो उस फिल्म की कहानी इस किस्म की थी कि दिलीप कुमार एक पुलिस ऑफिसर के बेटे को कुछ क्रिमिनल किडनैप कर लेते हैं और एक लंबा चौड़ा रैंसम का अमाउंट मांगते हैं। तो दिलीप कुमार स्टैंड लेता है फिल्म का कैरेक्टर कि मैं अपने बेटे को बचाने के लिए ये क्रिमिनल्स को पैसा नहीं दूंगा, ये मेरे असूलों के खिलाफ है, मैं फिरौती नहीं दूंगा। तो ये कुछ इस किस्म का सब्जेक्ट था जो मैंने सुना उस फिल्म का। तो हुआ ऐसे, ऑन द रन जब भागे हुए थे तो चुपके से किसी थिएटर में जब फिल्म रिलीज़ हुई थी, जो दोनों अपने दोस्तों के साथ भेष बदल के ये पिक्चर देखने चले गए। अब टाइम पास करना है, कैसे करेंगे? तो पिक्चर देख के, उसका सब्जेक्ट देख के, उस फिल्म की कहानी देख के इन्होंने प्लान बनाया कि ये फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, पहले हफ्ते में इतने करोड़ रुपया इस फिल्म ने इतने लाख कमाया। तो उस फिल्म के जो बहुत बढ़िया फिल्म थी, लोगों ने उस ज़माने की सुपरहिट फिल्म थी, सलीम जावेद ने उसकी कहानी लिखी थी और रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था, जो उसके पहले शोले डायरेक्ट कर चुका था हिट फिल्म। और इसी तरह उसके प्रोड्यूसर थे बशीर रियाज, वो बहुत नामचीन प्रोड्यूसर थे अपने ज़माने के। तो इन्होंने प्लानिंग बनाई कि क्यों ना जो प्रोड्यूसर इतने पैसे कमा रहा है फिल्म से, उसको किडनैप किया जाए। फिल्म की किडनैप की कहानी देख के ही इन्होंने वहाँ पे प्लानिंग कर ली कि बशीर या रियाज दो भी हाथ में आ जाए, उसको किडनैप किया जाए और उससे पैसा लिया जाए। अभी फिल्म पैसे कमा रही है, रोज़ की कलेक्शन आ रही है। तो ये शरारती दिमाग इनका दोनों का, इन्होंने वापस आके फिल्म देखने के बाद घर पे आके जहाँ छुपे हुए थे अपने अड्डे पे, वहाँ पे प्लानिंग बनाई कैसे मशीर या रियाज तक पहुँचा जाए। तो इनका पुराना एक दोस्त था, अहमद नाम था उसका, उसके वो माहिम में रहता था और फिल्म इंडस्ट्री तल्लक रखता था। तो उसके पास जानकारी लेते लेते लोगों को इन्होंने बशीर का ऑफिस ढूंढ लिया और उसका पीछा करने लगे। और एक दिन इन्होंने उसकी जो बशीर अपनी गाड़ी में अपने एक दोस्त रमेश के साथ जा रहा था कहीं, तो हरीश के साथ, तो इन्होंने उसकी गाड़ी पहचान ली और उसका पीछा करना शुरू किया अपने वाइट एम्बेसडर गाड़ी में। तो उसने बशीर ने अपने दोस्त हरीश को कहीं छोड़ा उस एरिया में, और जब हाजी अली दरगाह के पास से वो टर्न लेके अपने ऑफिस जा रहा था, तो अपनी एम्बेसडर गाड़ी उसके आगे लगा के उसकी गाड़ी रोकी और उसको ज़बरदस्ती पकड़ के अपनी गाड़ी में बैठाया। उसकी आँख मुंह पे पट्टी बांधी, आँख मुंह पे, उसको ताकि देख नहीं सके कहाँ लेके जा रहे हैं। तो अपनी एम्बेसडर गाड़ी में लेके उसको ये लोग नागपाड़ा इलाका, डोगरी इलाका में आ गए, अपने जहाँ पे इनका छुपे हुए थे। वो एक कादर बिल्डिंग करके बिल्डिंग थी जो एक क्राउडेड एरिया में थी। उसके फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने अपना एक हाइड आउट बनाया हुआ था और वो कमरे को ताला नहीं लगाते थे, जाते भी तो चटकनी मार के चले जाते थे। तो वहाँ पे एक कुरान की क्लासेस, सिखाने की क्लासेस भी लगती थी, तो काफ़ी रिलीजियस किस्म के लोग रहते थे। तो जब उसको लेके गए वहाँ पे, उसको बहुत मारा इन्होंने। तो उसने कुछ चीज़ें याद रखी बशीर ने कि कितनी सीढ़ियाँ मैं चढ़ा था, सीढ़ी की रेलिंग राइट साइड में थी, वहाँ पे गटर की बदबू आ रही थी। ये कुछ चीज़ें उसने, जब ब्लाइंड फोल्डेड था, उसकी आंखें बंधी हुई थी,
तो नोट करता रहा। फिल्म इंडस्ट्री का आदमी था तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलता है इनका। तो कुछ उसने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ा था, कितने कदम चला था, और फिर रूम में लेफ्ट साइड में रूम था उसमें गया था। तो ऐसे कुछ क्लूज उसने उसके दिमाग में बैठे हुए थे। तो हुआ कुछ ऐसे कि जब उसको बहुत मारा, पहले तो वो बोला कि मेरे को पैसा नहीं है। जब मार पड़ती है और अगर अंधेरे रूम में बिठा के रखा हुआ है, तो उसने 20 लाख रुपया देना उस ज़माने में 1982 में एग्री कर लिया। और वहीं से एक लोगों ने उसको फ़ोन करवाया। उसने हरीश को फ़ोन किया कि 2 लाख रुपया लेके आ, नहीं तो मुझे मार डालेंगे। तो 2 लाख रुपया वो हरीश लेके आया, इनको दिया। बाकी 18 लाख रुपया देने के लिए उसने भी 1 हफ्ते का टाइम मांग लिया, जैसे पहले रशीद अरबा ने मांगा था। खैर इनको 2 लाख मिल गया था, इनको पता था कि अब कुछ महीने आराम से निकल जाएंगे, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसने जाके ये बात मशीर रियाज ने दिलीप कुमार को बताई। दिलीप कुमार बड़े असूलों का आदमी था, तो उसको पता नहीं था ये लोग कौन हैं। अगर उसको पता होता कि करीम लाला के आदमी हैं, तो दिलीप कुमार की करीम लाला से बहुत अच्छी उनकी बनती थी, दोस्ती थी, तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि किन लोगों ने किडनैप किया है और पैसा लिया और बाकी 18 लाख देना है। तो जूरी और भैरव उस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। तो दिलीप कुमार बशीर को और रियाज को लेके और अपने एक और आदमी को लेके, हरीश को लेके, ये चारों जन पुलिस कमिश्नर भैरव साहब को मिले। तभी क्राइम ब्रांच में जेडे साहब थे, उनके नीचे साक बागवान सब इंस्पेक्टर थे। इस किस्से का जिक्र साक बागवान ने अपनी एक किताब में भी किया है। मुझे जब मैं इंक्वायरी कर रहा था तो किसी ने बताया, और मेरे पास तो किताब है नहीं, अवेलेबल नहीं है, उसमें शायद और ज़्यादा डिटेल होगी, आप पढ़ सकते हो देख के। कहीं इसाक बागवान साहब की जो किताब लिखी है, मेरे अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं पुराने, एसी पे रिटायर हुए हैं क्राइम ब्रांच से। खैर तो बागवान साहब को और जेंडे, मधुकर जेंडे, वो ऑफिसर जिसने चार्ल्स शोभराज को पकड़ा था गोवा से, उसके पहले एक बार मुंबई में भी पकड़ा था। तो ये दोनों क्राइम ब्रांच में पोस्टेड थे। तो रोबैरो ने दोनों को बुला लिया और रोबैरो के सामने मुशीर ने जब अपनी कहानी सुनाई तो उसने ये सब क्लू दिए कि जहाँ मुझे लेके गए थे वहाँ गटर की बात आती थी, ऐसे ऐसे कमरा था, कमरे के अंदर एक कोई फ़ोटो लगी हुई थी इस किस्म की, वो सब बताया। तो उस क्लू पे काम करते करते मैं साक बागवान और उसके जो साथी थे कांस्टेबल परब वगैरह, इन्होंने वो कमरा ढूंढ लिया और वहाँ से मालूम पड़ा कि इस कमरा जो है ये औरंगज़ेब और अमीरज़ादा का हाइड आउट है, जहाँ पे आके छुपते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे नहीं थे। तो उनको जो खबरी थे अमीरज़ादा के, उन्होंने बता दिया कि उनको के आपको पुलिस ढूंढ रही है, और वो इसाक बागवान सब आए थे और साथ में पुलिस वाले, तो आप कहीं दूर चले जाइए। तो अमीरज़ादा और आलमगीर दोनों भाग के अहमदाबाद चले गए। वहाँ वहाँ का जो अहमदाबाद में इनका खास जो दोस्त था, उसके पास उन्होंने जाके लतीफ़ के पास, लतीफ़ ज़ादा के जाके पनाह दी। मुंबई की पुलिस उन्होंने ढूंढने अहमदाबाद गई, अनफॉर्चुनेटली उनको मिले नहीं। उनको वहाँ से खाली हाथ पुलिस को अहमदाबाद से वापस आना पड़ा। तो उसके बाद फिर वर्कें करते करते दोनों अंडरग्राउंड रहे, फिर भी हाथ नहीं आए। तो पुलिस को थोड़े दिनों के बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन आती है कि जो अमीरज़ादा है वो कल्लूपुर जो लतीफ़ का खास स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहाँ पे छिपा हुआ है, और जो आलमगीर है वो दूसरी जगह पे है लेकिन अहमदाबाद में ही है। तो फिर वहाँ से दूसरी टीम में गई। अमीरज़ादा तो उस अड्डे पे मिल गया, उसको लेके ये वापस आए, लेकिन आलमगीर नहीं मिला इनको। तो लेकिन पुलिस के लिए इतनी सक्सेस थी कि चलो एक आदमी तो मिला, उसको लेके ये वापस आए बॉम्बे। उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया गया, और उसी केस की जो हियरिंग चलते चलते इसाक बागवान इनको अमीरज़ादा को सेशन कोर्ट में, को मर्डर का केस सेशन कोर्ट में चलता है, वह शबीर की केस में, मर्डर केस में वांटेड था। तो फर्स्ट फ्लोर में जो सेशन कोर्ट मुंबई का है हाई कोर्ट के सामने, वहाँ पे 6 सितंबर 1983 को अमीरज़ादा को पेशी के लिए लेके जाया जाता है। इसाक बागवान पुलिस पार्टी के साथ जाते हैं क्योंकि इंक्वायरी ऑफिसर वो थे। तो जैसे अभी जज एसपी जोशी जज थे, जो मेरा केस था, जब मेरी हियरिंग हुई जोशी साहब की कोर्ट में थी। खैर तो वो बड़े अच्छे ईमानदार और बड़े कॉम्पिटेंट जज थे, सेशन जज।
तो पेशी जब अभी शुरू हो रही थी तो आलमगीर को, अमीरजादा को और उसके साथी सदीकी को, जो एक जेल के, जो कोर्ट के अंदर एक पीछे वो कैदियों का खाना सा बना होता है छोटा सा, वहाँ पे बैठाया हुआ। अचानक एक आदमी नेवल यूनिफॉर्म पहन के आता है, नेवी की, और वो कोर्ट रूम के अंदर आके अपना रिवाल्वर पिस्टल निकाल के 3 गोलियां अमीरजादा को कोर्ट की प्रीमाइसेस में मार देता है। और ये पहली बार मुंबई की हिस्ट्री में हुआ कि सेशन कोर्ट के जज के कमरे में फायरिंग हुई और पूरे लोग भाग गए वहाँ से छोड़ के, जज भी कुर्सी छोड़ के भाग गए, पूरा सेशन कोर्ट खाली हो गया। और वो 3 गोलियां खा के वो खून में वहाँ लथपथ पड़ा। सदीकी को सूझ न क्या करूं, और जो हमलावर आया था डेविड परदेसी, वो खिड़की में से कूद के फर्स्ट फ्लोर से नीचे एस्केप करना चाहता था, तो वो साक बागवान ने गोली चलाई और उसके पाँव में लगी और उसको गिरा दिया, उसको अरेस्ट किया। उसी समय उसी कोर्ट के 3rd फ्लोर पे समद खान की पेशी थी दूसरे केस में। अभी तक समद खान का कहीं कोई नाम नहीं था, कहीं दाऊद से दुश्मनी की कोई बात नहीं थी। वो किसी और केस में उसकी अतिरिक्त थी। उसी दिन उसी कोर्ट में, वो ये 1st फ्लोर था, वो 3rd फ्लोर था। जब गोलियां चली, भगदड़ मची, तो समद खान भी भाग के नीचे आया देखने के लिए कि क्या हो गया। हालांकि उसके साथ पुलिस वाले थे जो उसको स्पॉट करके लाए थे, वो भी सब भाग गए। तो समद खान ने आके देखा कि अमीरजादा को गोली लगी है। उसने अमीरजादा को उठाया, सदीकी की हेल्प से उसको नीचे लेके आया ग्राउंड फ्लोर पे, को गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल में एडमिट करवा के फिर वापस कोर्ट में आके बैठ गया। ये किस्सा किसी को पता नहीं है समद खान का। कोर्ट में से भाग के उसको किसी स्कॉट वाले ने नहीं रोका, और वो आदमी 2 घंटे के बाद अपने दोस्त को, उसके तभी तक उसका कोई इससे लेना देना नहीं था, लेकिन उसको हॉस्पिटल में छोड़ के भर्ती करवा के, हालांकि उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन समद खान की आप देखिए, उसकी दिलेरी को या उसकी वफादारी टुवर्ड्स दिस क्लैन मैन, तो उसको भर्ती करवा के वापस कोर्ट में आके समद खान बैठा। और उसके बाद उसकी जो जज वज काफ़ी देर के बाद आए, भागे। तो ये अमीरजादा की शुरू से अंत तक की कहानी। आने वाले दिनों में मैं आपको औरंगजेब का पूरा किस्सा भी सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।